how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 4. This is about air and water, the essential needs. So, students, today we have to discuss these two essential needs for the survival of life on the earth, which are air and water. Okay? Chalo. So, let's begin our chapter with the first topic, which is about air. So basically, first we have to discuss that what do we mean by air. Okay? See, air is all around us. We cannot see it, but we can feel it. Our earth is surrounded by air. This cover of air is called the atmosphere. Moving air is called wind. ओके सो स्टूडेंट एयर क्या है? एयर हमारे सराउंडिंग्स में चारों तरफ जो एक थिन लेयर है एयर की, है ना, वो उसने क्या कर रखा है, हमारे अर्थ के सरफेस को चारों तरफ से कवर किया हुआ है. देयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच इज सराउंडेड अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. हमारे चारों तरफ जो ब्लो कर रही है दैट इज एयर. एंड विद द एयर व्हिच इज मूविंग दैट इज नोन एज विंड. तो मूविंग एयर को क्या बोला जाता है? विंड कहा जाता है. Now the sun plays an important role in determining the weather of the earth. The sun gives heat and light to the earth. The heat of the sun warms water, which makes the air warm too. Warm air is light. The warm air being light rises up and cool air moves in to occupy the space left empty by the warm air. This air moves. A gentle wind is called breeze. Breeze is of two types, sea breeze and land breeze. तो स्टूडेंट अब बात करें यहाँ पे सन की. तो सन क्या करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के वेदर को डिटरमाइन करने में कि अर्थ की वेदर कंडीशंस कब, कहाँ, कैसी होंगी. दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द सन. ओके, देखो, सन हमें क्या प्रोवाइड करता है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब सन हमें प्रोवाइड करता है. सन की जो हीट होती है वो क्या करती है? वाटर को वार्म कर, है ना. और जब वो जो वाटर है वो वार्म हो जाता है तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एक एयर या पूरा गैसियस स्टेट में आ जाता है. और क्योंकि वार्म एयर लाइट होती है तो वो ऊपर की तरफ राइज होने लगती है. वार्म एयर तो वार्म एयर तो ऊपर की तरफ राइज होगी, लेकिन जो नीचे एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्पेस है, दैट विल बी कवर्ड बाय कोल्ड एयर. ठीक है, उसको कौन कवर कर लेता है फिर? कोल्ड एयर. ठीक है, सो इस तरीके से एयर क्या करती है? मूव करती है. एक जेंटल विंड जब ब्लो करती है उसको हम ब्रीज कहते हैं. ब्रीज आपकी दो टाइप की होती है, एक सी ब्रीज और एक लैंड ब्रीज. ठीक है, अब इन्हीं ब्रीज को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग सी ब्रीज. तो सी ब्रीज क्या है स्टूडेंट? सी, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. लैंड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी हीट हो जाती है ना, और उतनी ही जल्दी वो कूल डाउन भी हो जाती है. So when the sun heats the land, the air also gets heated. However, water also gets heated, but it takes more time to heat than land. Okay, so जब sun की जो heat आती है land surface पे, तो land क्या होने लगती है? Heat up होने लगती है, जिसकी वजह से जो air है land के ऊपर वो भी heat हो जाती है. ठीक है. However, जो water है वो भी heat होता है, लेकिन as compared to land, water जो है ज्यादा टाइम देता है heat होने में. ठीक है. फिर इसके बाद जो वार्म एयर आपके लैंड पे हीट होके हीट अप हो चुके बिकॉज ऑफ द सन हीट, वो क्योंकि वार्म होने की वजह से उसका जो वेट है वो लाइट पे जाता है और जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ राइज अप होने लगती है ना. राइजेस अप एंड द एयर फ्रॉम द सी व्हिच इज कूलर रशेस टू ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ वार्म एयर. तो जैसे लैंड के ऊपर वाली जो एयर वार्म अप होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज अप हो जाती है, उठने लगती है, तो जो नीचे खाली स्पेस है उसको कौन कवर कर लेता है? वो ठंडी एयर जो सी के है, सी से ऊपर की, वो सी की जो वाटर के ऊपर जो ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, वो तुरंत आगे कहाँ? उस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, जो किसकी वजह से? वार्म एयर जो ऊपर वो उठ चुकी है लैंड के ऊपर से, वहां पे नीचे खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है बाय द कोल्ड एयर विच इज अराउंड द सी. और ये जो पोलर एयर होती है इस सी से लैंड की तरफ आती है ड्यूरिंग द डे. जो ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ आते ड्यूरिंग द डे, दिस इज एज सी ब्रीज. ओके, सी वी हैव शोन यू इन द पिक्चर आल्सो. ये देखो, ये है लैंड पोर्शन है. यहाँ से जो वार्म एयर है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ राइज हो गई तो वार्म एयर फ्रॉम लैंड इधर है. और ये जो सी है, यहाँ से जो कूल एयर है वो किधर आके वो इस खाली स्पेस पर आती है, जो कि कहाँ था? आपका वार्म एयर की वजह से खाली हो चुका है, तो इसे कहते हैं सी ब्रीज. एंड इट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज कब होता है स्टूडेंट? एट द टाइम ऑफ नाइट.
रात के वक़्त जब तक लैंड कूल हो जाती है, मैंने आपको बोला था लैंड एज़ कंपेयर टू वाटर हीट अप भी बेसिक होता है और कूल डाउन भी जल्दी होता है। तो रात के वक़्त पे जब लैंड कूल डाउन हो जाती है एज़ कंपेयर टू सी वाटर कंपैरिज़न में जल्दी कूल डाउन हो जाती है। अब जो एयर है above the sea is warm and the air on the land is cool. The air above the sea being warm rises up and cool air moves from land to occupy its space. Thus the blowing of air from the land to the sea is called land breeze. तो जो सी के ऊपर वाला पानी था एयर थी वो क्या है वहाँ पे अभी ज़्यादा वार्मनेस है एज़ कम्पेयर टू लैंड। लैंड जल्दी कूल डाउन हो गई रात के वक़्त। अब वहाँ की जो वार्म एयर है वो लाइट होने की वज़ह से ऊपर की तरफ राइज़ होने लगती है और जो ठंडी एयर है, कूल एयर है फ्रॉम द लैंड वो जल्दी से रश होके वो खाली स्पेस को एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है ना? सो ये जो मूविंग है इट्स द एयर ए कोल्ड एयर ए फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट इज़ नोन एज़ लैंड। ठीक है? चलो। तो देखो ये पिक्चर में गिवन है, ये सी है, वाटर है, ये वार्म है और वार्म होने की वजह से यहाँ से जो एयर निकल रही है वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होगी। ये आपका क्या है लैंड वाला पोर्शन है, रात का वक़्त है, लैंड वाले पोर्शन में से जो कूल लैंड ब्रीज़ है, ठंडी हवा है, वो कहाँ की तरफ ब्रश हो रही है? सी की तरफ। इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज़। ओके? चलो, नाउ वी कम टू वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या है स्टूडेंट? वाटर साइकिल एक कॉन्टिन्यूअसली अकरिंग फिनोमेना है यानी कि हमेशा चलने वाला फिनोमेना है जो हमारे देशों में चलता रहता है। The sun heats the water in the water bodies due to the heat of the sun. Water gets warm and forms water vapor. It gets evaporated. The water vapors are warm and being warm, these are light and rise upwards. On reaching a height, when the air is cool, the water vapors cool down and condense. When they condense, they become water droplets and come together to form clouds. So student, water cycle एक continuously चलने वाला phenomena है। Actually में क्या होता है जब during the day time सन की हीट जब लैंड सरफेस पे आती है और जो हम वाटर बॉडीज है उसके पानी को क्या करते हैं हीट प्रोवाइड करने से वो पानी गर्म हो जाता है और वो किसमें कन्वर्ट होने लगता है वाटर वाटर वेपर स्टेट में आने लगता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अब वो वाटर वेपर क्योंकि हीट अप हो चुके हैं वार्म अप हो चुके हैं तो वो हल्के हो जाते हैं लाइट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज होने लगते हैं कहाँ जाने लगते हैं इन द स्काई। जैसे ही वो एक हाइट तक ऊपर चले जाते हैं, वहाँ जाके जब एयर कूल होने लगती है और एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगता है, वहाँ जाके वो वाटर वेपर दोबारा से क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। कंडेंस होने के बाद ये वाटर वेपर दोबारा से किसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की स्टेट में आ जाते हैं और ये सारे वाटर ड्रॉपलेट एक साथ ही क्या जॉइन होके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है? चलो, फिर when the clouds are not able to hold them, they pour down on the earth in the form of rain. Some rainwater seeps the earth and some gets collected in the water bodies where it again evaporates and pours down as rain. The cycle keeps on going continuously and it's known as the water cycle. तो जब और जैसे जैसे इन क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती जाती हैं जब क्लाउड्स के लिए इन वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करना ज़्यादा हो जाता है फिर क्लाउड्स क्या करते हैं इनको नीचे की तरफ फॉल डाउन कर देते हैं प्रेसिपिटेशन हो जाता है और सारा पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर दोबारा लैंड का फेस पे आ जाता है। कुछ पानी होता है जो लैंड में अंदर की तरह सीप होता है और अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है और कुछ पानी दोबारा से कलेक्ट होकर छोटी छोटी वाटर बॉडीज में चला जाता है। वाटर बॉडीज से फिर वो लार्ज वाटर बॉडीज में चला जाता है फिर वहां जाके वापस को इवापोरेट होता है फिर कंडेंस होता है फिर प्रेसिपिटेट होता है। इस तरीके से ये साइकिल जो है वाटर की वो कंटिन्यूसली चलती रहती है and this cycle of the water is only known as water cycle। ठीक है सी देखो ये क्या है ये आपकी वाटर बॉडीज है सन की हीट से ये पानी गर्म होगा वाटर पेपर स्टेट में आएगा इवापोरेशन की वजह से पानी कहाँ जाएगा ऊपर गिरेगा। ऊपर जब हम मौसम कैसा होता है ठंडा होता है तो वाटर पेपर दोबारा कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स में आगे फिर क्या फॉर्मेशन होने लगते हैं क्लाउड्स के फॉर्मेशन में लगते हैं। जब क्लाउड्स में ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए जाते हैं तो क्या होता है दोबारा से ये जो क्लाउड्स में वो पानी को नीचे की तरफ फॉल डाउन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रे एंड द प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। जब पानी नीचे आता है फिर से कलेक्ट होता है दोबारा से इवापोरेट होता है कंडेंस होता है प्रेसिपिटेट होता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है विच इज नोन एज वाटर साइकिल। ओके चलो नाउ वाटर इन द एयर। एयर में जो वाटर प्रेजेंट है see air contain waters in the form of water vapor in summer the sun heats the water and more water gets evaporated. The amount of water vapor in the air is also more it makes it with the humid in which less water gets evaporated so the humidity is also less
प्लस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो स्टूडेंट एयर में हमारी जो एयर है उसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, समर टाइम पे जो सन की हीट ज्यादा होती है तो जो वाटर बॉडीज का पानी है वो जल्दी क्या होता है, इवापोरेट होता है, वाटर वेपर स्टेट में आता है। और वो वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाता है ना, उसी की वजह से क्या होता है, आपका वेदर ह्यूमिड हो जाता है। समर टाइम पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और विंटर्स में क्योंकि सन की हीट कम होती है इसलिए वाटर इवापोरेट कम होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है एज कम्पेयर टू समर। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो जो वाटर वेपर जैसे ही फिर किसी कूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। जैसे अभी वाटर साइकिल में आपने पढ़ा था, वाटर साइकिल में क्या हुआ था, जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाते थे तो ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा था जिसकी वजह से वो वहां जाके दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, तो जैसे ये कूल होते हैं तो वो दोबारा से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाते हैं और क्लाउड्स बना लेते हैं। जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। ठीक है, चलो, now we come to the topic precipitation. What do we mean by precipitation? So, the falling of droplets on the earth is called precipitation. ठीक है, water droplets का अर्थ सरफेस पे fall down होना, that is known as precipitation. Precipitation की बहुत सारी forms है जैसे कि dew, frost, fog और mist, snow and hail. ठीक है, तो सबसे पहले dew क्या होता है? Dew is formed when the water vapor comes in contact with cold things like grass and condenses and forms dew. ड्यू कब बनता है, जब वाटर वेपर कोई ठंडी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं। वाटर वेपर जब कोल्ड थिंग से कांटेक्ट में आएंगे जैसे कि ग्रास वगैरह में, तो वहां आके वो कंडेंस होंगे और फिर क्या फॉर्म करेंगे, ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या है, ये ड्यू की ही फ्रोजन फॉर्म है। ठीक है, जब वाटर वेपर, एयर में जो वाटर वेपर है वो फ्रीज हो जाते हैं कंडेंसेशन होने पर, तब फ्रॉस्ट फॉर्म होता है, फ्रॉस्ट बनता है। देन वी कम टू फॉग और मिस्ट। फॉग क्या है, ये एक क्लाउड है किसका, वाटर वेपर का, नियर द ग्राउंड। ग्राउंड के पास वाटर वेपर का जब क्लाउड होने लगता है उसको हम फॉग कहते हैं। फॉग से विजिबिलिटी कम हो जाती है, सी दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉग, दिस वाज फ्रॉस्ट एंड दिस इज ड्यू। ठीक है, सो विजिबिलिटी कम हो जाती है फॉग के टाइप पे, क्या होता है एक्चुअली, वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, ऑन द डस्ट पार्टिकल्स, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जाकर वाटर वेपर आपके कंडेंस हो जाते हैं, इसलिए विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। नेक्स्ट पे कम टू स्नो। स्नो का फॉर्मेशन कब होता है स्टूडेंट्स, स्नो का फॉर्मेशन होता है, स्नो इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर cools down quickly and suddenly water vapors get released before it could condense into water। तो स्नो का फॉर्मेशन तब होता है जब वाटर वेपर कूल होते हैं एकदम से, यानी कि क्विकली एंड सडनली, अचानक से जब वाटर वेपर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तब आपका स्नो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वाटर वेपर का फ्रीज हो जाना, है ना। अगर वाटर वेपर कंडेंस होता है तो कंडेंस होकर वो वाटर बना देता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब वाटर वेपर फ्रीज हो जाता है तब क्या होता है, स्नो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिफोर इट कुड कंडेंस इनटू वाटर। ओके, चलो, तो लास्ट इज हेयर। हेयर क्या है, ये सॉलिड फॉर्म था रेन, रेन की सॉलिड फॉर्म को हेयर कहते हैं। व्हेन रेन ड्रॉप्स कमिंग डाउन पास थ्रू अ वेरी कोल्ड एयर दे गेट फ्रीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ हेयर। जब रेन ड्रॉप्स नीचे आती हैं और नीचे आने के बाद जब वो बहुत ठंडी हवा के साथ कांटेक्ट में आती हैं वो तुरंत फ्रीज हो जाती हैं, और फ्रीज होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, हेल का। दिस इज हेल। ठीक है, जो ओले पड़ते हैं उसको आप हेल कहते हैं, ओले सुना होगा, दैट इज हेल एंड दिस इज स्नो। ओके, चलो student, the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you, everyone.